नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे ग्राउंड की तरफ से बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 10 पूरे विस्तार के साथ और थोड़ी जल्दी में से कंप्लीट भी करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति यह कनिष्क के समय में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कनिष्क के समय में हुआ था। कहाँ? तो यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र। कौन कर रहे थे? वसुमित्र अध्यक्षता कर रहे थे। इसी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बट गया था और महायान शाखा जो था उन्होंने ही बुद्ध की मूर्ति की पूजा प्रारंभ की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो कौन सा है? तो यह है कौशाम्बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौशाम्बी जो है यह जैन और बौद्ध दोनों धर्म के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म उपदेश दिया था और लोगों को अपना शिष्य बनाया था। यहाँ अनेक विहार हैं जिसमें प्रमुख है घोषित राम विहार, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था यशोधवर्मन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तोरमान का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर कुल अत्यंत क्रूर और अत्याचारी हुन शासक था। उसके शासन के 15वें वर्ष का लेख ग्वालियर से में मिलता है। वहीं विभिन्न स्रोतों से ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि अपने राज्यारोहण से लेकर लगभग 13 वर्ष तक मिहिर कुल ने विभिन्न स्थानों को जीतकर उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता स्थापित की थी और इन्हें हराया किसने था? तो यशोवर्मन ने। इसे आप लोग यशोवर्मन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था। तो पट्टा एवं कबूलियत ये शेरशाह के द्वारा प्रारंभ किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किनके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। शेरशाह की भू राजस्व पद्धति रैयतवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से? रैयतवाड़ी के। पट्टे में जमीन का प्रकार, स्वामी का नाम आदि स्पष्ट किया जाता था, जबकि कबूलियत में यह बात स्पष्ट की जाती थी कि संबंधित किसान को कितना राजस्व प्रदान करना है। अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा का निर्माता था। तो बीबी का मकबरा का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। किसने कराया था? औरंगजेब ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में, कहाँ? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा उनकी पत्नी थी रबिया दुरानी की स्मृति में बनाया था, जिसका निर्माण 1678 ईस्वी में होता है। इसे द्वितीय ताजमहल या नकल ताजमहल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह रंगीला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम बादशाह था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण करके मयूर सिंहासन और ये कोहिनूर हीरा दोनों वापस ले गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। तो नाना साहब ये कहाँ से थे? तो नाना साहब थे कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। नवाब हामिद अली खां ये दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्लाह ये कहाँ से थे? तो मौलवी अहमदुल्लाह ये लखनऊ से थे और मनी राम देवान ये असम से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी इसका पहला सभापति था सोहन सिंह भाखना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे। वहीं गदर पार्टी की बात करें तो 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। कब? 1913 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसकी स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने किया था। प्रश्न है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था 1929 ईस्वी में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता नेहरू कर रहे थे, इसमें जो है पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें प्रश्न है, कौन सा युग में शही सुलेमी थे? देख लेते हैं। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये तो गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह 1775 से 82 तक चला था। वहीं 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, ये सही है। अगला ऑप्शन है 3 नंबर 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी गलत है, इसे चौथा कर लीजिएगा। 1845 से 86 द्वितीय सिख युद्ध, ये जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और यानी 2 और 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है भारत और चीन की पूर्वी सीमा का उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन ये कौन रेखा करता है? मैक-मोहन रेखा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। कब? 1914 ईस्वी में ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी मैक-मोहन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिमला समझौता के द्वारा कुल 1014 किलोमीटर लंबी उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोडो निवासी है, तो बोडो कहाँ का निवासी है? तो बोडो गारो पहाड़ियों का निवासी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोडो या बोरो जनजाति का मुख्य निवास स्थान उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम असम के क्षेत्र में। इसके अलावा ये नेपाल, भूटान, भारत में पश्चिम बंगाल, मेघालय राज्यों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन हिमनद। कौन सा है? सियाचिन हिमनद, जिसकी ऊंचाई लगभग 75 किलोमीटर है। कितना? 75 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? इंद्रावती झारखंड, इंद्रावती झारखंड यह जो है गलत है। भीमा तमिलनाडु ये भी गलत है। लूनी राजस्थान ये सही है, लूनी राजस्थान ये सही है। और घाट प्रभा केरल ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इंद्रावती नदी यह छत्तीसगढ़ के बस्तर से निकलती है और गोदावरी में मिल जाती है। वहीं भीमा नदी जो है भीमा तमिलनाडु, ये भीमा तमिलनाडु में ना होकर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के भीमाश्वर से निकलती है और यह कृष्णा नदी में मिल जाती है। वहीं घाट प्रभा की बात करें तो कृष्णा की यह सहायक नदी है और ये कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में बहती है। अगला प्रश्न है लावा मिट्टियां पाई जाती है। तो लावा मिट्टियां ये मालवा के पठार में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है टिहरी बांध बना है। तो टिहरी बांध ये किस पे बना है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पे बना है। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भागीरथी नदी पे ये बना हुआ है और ये भागीरथी नदी आगे प्रवाहित होकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। प्रश्न है गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए, तब क्या होता है? उसमें जो शर्करा की मात्रा है वह घट जाती है। गन्ने की बात करें तो गन्ना उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है या फसल है। इसमें जो है उच्च तापमान 20 से 26 डिग्री अच्छा माना जाता है। और इसमें अगर वर्षा की बात करें तो लगभग 150 सेंटीमीटर तक की इसे वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अबरख मेखला पाई जाती है? तो अबरख मेखला ये हजारीबाग, गया और मुंगेर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें अबरख की राजधानी, तो झारखंड के कोडरमा जिला को अबरख का राजधानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? तो भिलाई मध्य प्रदेश यही गलत है। भिलाई मध्य प्रदेश में ना, ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ की सहायता से यह स्थापित किया गया। बाकी सारे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा में स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो पहली बुलेट ट्रेन जो चलेगी वह कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये चलेगी कहाँ से कहाँ तक? तो ये चलना है मुंबई से अहमदाबाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ चलना है? मुंबई से अहमदाबाद इसे चलाने की योजना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिक है? तो सबसे अधिक देश है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में कुल 54 देश हैं, जबकि एशिया महादेश में 48 देश हैं। वहीं यूरोप महादेश में 51 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में 14 देश हैं और ऑस्ट्रेलिया में 14 देश हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी राष्ट्र और राजधानी सुलेमित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सुलेमित नहीं है। चिली की राजधानी सेंटियागो सही है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स ये भी सही है। उत्तरी कोरिया का सियोल यही गलत है। सियोल जो है दक्षिणी कोरिया की राजधानी, ये कहाँ है? सियोल जो है दक्षिणी कोरिया की राजधानी। उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो ये है योंगयांग जो है, या इसे प्योंगयांग कह सकते हैं आप। प्योंगयांग यह जो है उत्तरी कोरिया की राजधानी है।
अगला प्रश्न है अलुगुहास जलधारा चलती है। तो अलुगुहास जलधारा हम लोग जानते हैं यह हिंद महासागर का एक गर्म जलधारा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है सुपीरियर झील यानी लेक सुपीरियर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेक सुपीरियर झील। यह कहाँ है? कनाडा और यूएसए, कनाडा और अमेरिका के बीच में है। यह जो है जो 5 महान झीलें हैं उसी में से एक है। जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन हो जाएगा? तो ये बैकाल झील हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं हम लोग जानते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के चौथी जो है भाग 4 में, किसमें है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक। वहीं इसका लक्ष्य आदर्श एवं लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। प्रश्न है संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? तो हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11, जिसमें शामिल किया था उसमें 10 था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से किसी पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये चारों में कौन मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो चंद्रशेखर जो है वह जो है मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। वहीं देवगौड़ा जो है कर्नाटक के, और वहीं पीवी नरसिंह राव आंध्र प्रदेश के, और मोरारजी देसाई या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं चौधरी चरण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो संसद की बात करें तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों शामिल होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है। वहीं यह संविधान की समय समय पर व्याख्या करती है। साथ ही साथ विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों का भी पुनरावलोकन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद इसमें नहीं है, किसमें? तो राजस्थान में नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जानते हैं विधान परिषद जो है कितने राज्यों में है? तो यह कुल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में विधान परिषद। प्रश्न है क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे ले सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, वह सीधे नहीं ले सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ यानी केंद्र सरकार के माध्यम से उनकी प्रत्याभूति पर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे देश में प्रथम लोकपाल कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। वहीं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यूएन द्वारा सन डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो कौन सा वर्ष मनाया गया था? तो 1975 का जो वर्ष था वह यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। कहाँ? पश्चिमी घाट पे ये पाए जाते हैं। प्रश्न है डार्लिंग नदी किस देश में है? तो डार्लिंग नदी यह किस देश में? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
डार्लिंग नदी लंबाई के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2739 किलोमीटर है। यह मर्रे की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन डे वंडर्स इसके लेखक कौन है? तो वन डे वंडर्स इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर। कौन है? क्रिकेटर सुनील गावस्कर इसके लेखक हैं। यह जो है किताब ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बेंसन हेजल सीरीज के दौरान फील्ड एक्शन के साथ ही इस दौरान हुई विभिन्न घटनाओं के यह बेहतरीन संकलन है। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह शुरू किया था 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, देख लेते हैं। अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है और 2 वर्ष में अन्ना 3 गुनी बड़ी हो जाती है। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी? तो ये कह रहा है, अगर मान लेते हैं कि अन्ना की आयु 5x है तो रीता की आयु कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। 2 वर्ष बाद की बात करें, 2 वर्ष बाद अन्ना की आयु रीता की आयु की 3 गुनी है, तो इसमें जो 5x में दो जोड़ देते हैं और 2 वर्ष बाद इसमें x में 2 वर्ष जोड़ देते हैं, यह 3 गुना हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा कितना? तो x का मान आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। तो 7 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 गुने 2 तो 10 और 7 17, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 1, मिश्र धातु में 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 3:5 में है, तो कह रहा है कि 5:4 होने में कितना तांबा मिलाना चाहिए? तो अगर इसमें पहले 400 ग्राम में निकाल लेते हैं कि तांबा और जस्ता कितना है। तो जस्ता की बात करें तो 5/8 गुने 400, इसे सोल्व करेंगे तो निकलेगा कितना? 250 ग्राम। जस्ता हो गया 250 ग्राम और तांबा हो जाएगा 150 ग्राम। 400 में 250 घटा देंगे 150 ग्राम। अब कह रहा है कि 250 ग्राम तो वही रहेगा, 250 ग्राम जो है क्या वही रहेगा, क्योंकि जस्ता दोनों में सेम है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। बढ़ रहा है क्या? तो मेरा बढ़ रहा है, ये तांबा बढ़ रहा है, तो तांबा मान लेते हैं x बढ़ रहा है, तो 150 में x जोड़ देते हैं। अनुपात हो कितना दिया हुआ? नया अनुपात कितना हो जाएगा? तो नया अनुपात 2:5, 2:5 हो जा रहा है। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50 ग्राम। कितना हो जाएगा? 50 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई जो है 160 सेंटीमीटर। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 हो तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितना होगा? तो 50 में से 30 का जो कह रहा है, तो 30 का तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि शेष लड़का 20 बचेगा। 30 का औसत आयु दिया हुआ इतना और 20 का औसत आयु 165, तो कुल औसत आयु निकालना है, तो गुना कर दिए तो बहुत आसान है। 160 गुना 30 और जोड़ कर दिए 165 गुना 20, अब बट्टे में 50 से भागा दे दीजिए तो ये 162 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उसमें 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, तो चुनाव हारने वाले को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। तो जो 63% मत लाता है वह जो है 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, यह जीत जाता है। तो जो हारने वाला था वह कितना लाया? वह 37% लाया होगा। कितना लाया होगा? 37% लाया होगा, 37%। तो अंतर कितना हो जाएगा? तो 37 और 63 का अंतर निकालेंगे तो 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। जबकि हम लोग जानते हैं 26 का प्रतिशत का मान दिया हुआ है 650। कितना दिया है? 650 दिया हुआ है, तो हमको 37% का मान निकालना है। तो इसे आसानी से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 925। अगला प्रश्न है, योगिता ने श्यामला को 20% के अमिताभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने दीपा को 10% लाभ पर बेचा। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 3300 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य कितना होगा? तो इसमें कह रहा है, तो योगिता के लिए लागत मूल्य 120% होगा, 120% का 110% होगा।
जो दीपा द्वारा भुगतान किया गया था। तो मान लेते हैं x 120% और फिर उसको देना है उसका 10%, तो 110% बराबर दिया हुआ 33, इसे 33,000 कर लीजिएगा यहाँ पे 33,000 इसे सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 25,000। कितना आ जाएगा? 25,000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है केरोटीन मुख्य भाग है, तो केरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो यह विटामिन ए का मुख्य भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा और शाम का तारा, ये दोनों कहा जाता है किसे? शुक्र को, शुक्र ग्रह को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग यह किससे होता है? यह विषाणु से होता है, यानी वायरस से होता है। वायरस से हाइड्रोफोबिया होता है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, सियार, भेड़िए के काटने से या जख्म को चाटने से होता है। प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने किया? तो चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी? तो 45 डिग्री के एंगल से कोई भी वस्तु फेंकेंगे तो वो सबसे अधिक दूरी तय करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न, 1 जूल बराबर है, तो 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? तो 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्घ होता है, 10 टू द पावर 7 अर्घ होता है। आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे चीजों में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं, चाहे संतरा हो, नींबू हो, ये सारे में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रासायनिक लेबोरेटरी यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है पुणे में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो सबसे छोटा फूल होता है वोल्फिया का और सबसे बड़ा होता है रेफ्लेसिया का। सबसे बड़ा रेफ्लेसिया का। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्यूमिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है कॉस्मिक किरणें की खोज किसने किया? तो कॉस्मिक किरणें इसका खोज किया था विक्टर हैस ने। किसने किया था? विक्टर हैस ने इसकी खोज किया था 1912 ईस्वी में और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1936 ईस्वी में। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, यानी मानव का मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मानव का मस्तिष्क का भार होता है लगभग 1350 ग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम या 1400 ग्राम के आसपास इसका औसत वजन होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार क्या था? ओपेनहेगर ने या ओपेनहाइमर ने। इसमें दिया हुआ है रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने किया? तो रक्त परिवहन इसका खोज किया किसने? तो इसका खोज किया विलियम हार्वे ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने? विलियम हार्वे ने किया था 1628 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नाशपाती का खाने योग्य भाग है, तो गुद्देदार पुष्पासन। कौन सा? गुद्देदार पुष्पासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए उसे 2 बार सुनाई देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें ध्वनि, तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो खानों में माइंस में कारण होता है मेथेन गैस और वायु का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंब के लिए। यांत्रिक अवलंब के लिए जो दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं उसे एपीफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो सूक्ष्मजीवी कीटनाशक यह है बेसिलस
जेइनसिस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया? तो ये किसने इसका उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया ने गरीबों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 का आयोजन 4 से 9 जुलाई 2022 तक किया गया था। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? तो राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जीएसटी दर कितना है? 0%, यानी राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर कोई भी जीएसटी नहीं लिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो जागृति यह शुभंकर है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है उपभोक्ता जागरूकता, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सबसे फीचर फिल्म घोषित की गई कौन सा फिल्म था? तो यह सोरार राई पोट्टू किस भाषा में है? तो यह किस भाषा की फिल्म है? यह तेलुगु की फिल्म है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो मिशन कुशल कर्मी योजना यह लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने के भारतीय प्रस्ताव को कितने देशों ने समर्थन किया? तो इसका समर्थन 70 से अधिक देशों ने किया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीची वन्यजीव अभ्यारण्य जहां हाल ही में डेमसेल फ्लाई प्रजाति देखी गई, यह किस राज्य में? तो यह केरल में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये लगाया गया है किस राज्य पर? तो ये पश्चिम बंगाल पर लगाया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नौसेना ने नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? तो नौसेना का जो ध्वज है, नया झंडा है, उसमें किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? तो यह है नीला अष्टकोण के अंतर्गत, नीला अष्टकोण, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो ये किस राज्य में इसका निर्माण होगा? अरुणाचल प्रदेश में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो मंथन मंच यह किस उद्देश्य के लिए शुरू किया है? R&D में सहयोग के लिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। R&D भारत सरकार ने उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो देश में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव वाले नवाचारों एवं उसके समाधानों को लागू करने में मदद करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्थान ने प्रिवेसिसेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड अल्टरनेट पर्सपेक्टिव शीर्षक से एक लेख जारी किया है? तो ये जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिंच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो पिंच ब्लैक यह कौन सा देश इसका मेजबान किया है? तो ऑस्ट्रेलिया किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह महिला है झूलन गोस्वामी, जो भारत की एक फास्टर यानी तेज गेंदबाज थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यह 23 सितंबर को मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 इसका खिताब जीता है बांग्लादेश ने। किसने जीता? बांग्लादेश ने इसका खिताब जीता है, जो नेपाल के काठमांडू में आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो श्री महाकालेश्वर मंदिर यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह उज्जैन में किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे।
अगला प्रश्न है, पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दिया गया है, देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बने हैं? तो DY चंद्रचूड़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, वैज्ञानिक ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज किया है? तो ट्रैपिंग जोन इसका खोज किया गया है मालदीव में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मालदीव के समुद्री क्षेत्र में ट्रैपिंग जोन की खोज संरक्षण प्रतिबद्धताओं और अस्थायी महासागर प्रबंधन का समर्थन करता है। और इसका खोज किया गया है, यह जो है सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन का नखलिस्तान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड जो 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? तो किस देश के प्रधानमंत्री? मिस्र के प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिस्र के प्रधानमंत्री अब्देल फतह अल सीसी, इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है? तो ये कौन बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला? तो ये बनी है PT उषा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो यह प्राप्त होगा तेलंगाना को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है? तो ये किस देश के साथ यह बढ़त बनाया हुआ है? तो यह मालदीव के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2023 इसका आयोजन जो है ये किया गया है कहाँ? बेंगलुरु में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका 14वां संस्करण था जो 13 फरवरी से बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट सानी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है? तो ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। BCCI ने एक T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी उपस्थिति के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो फाइनल मैच खेला गया था 2022 का, उसमें यह रिकॉर्ड बना था। अगला प्रश्न है, हिंदी दैनिक आर्यावर्त का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो आर्यावर्त इसका प्रकाशन जो है कब से शुरू हुआ था? जिसका प्रकाशन 1941 से शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह दरभंगा से प्रकाशित होता था। दरभंगा से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, हरिहर क्षेत्र मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हरिहर क्षेत्र मंदिर यह गंडक नदी के पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह गंडक नदी पर, इसी के किनारे सोनपुर मेला लगता है जो विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का नहीं सॉरी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पटना साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना साहिब में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10वें सिख गुरु, इसका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सुलभ तकनीक आंदोलन शुरू किया? तो सुलभ तकनीक आंदोलन यह बिंदेश्वर पाठक ने शुरू किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 29 अगस्त 2022 को बिहार के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया किसे? ज्योति कुमारी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तेघड़ा प्रखंड की बरौनी 3 पंचायत निवासी ये ज्योति कुमारी का चयन पूर्व में ऑल इंडिया फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए किया गया था। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर असम में आयोजित फुटबॉल मैच में बिहार टीम को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस खेल में ज्योति
कि उम्दा प्रदर्शन के लिए उन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 को बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी किसे दी गई? तो बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, इसका अध्यक्ष बनाया गया है किसे? चंद्रपाणी हिमांशु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू करेगा? तो ये लागू होगा बिहार के 25 जिलों में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था दोस्तों क्राउन की तरफ से बिहार दरोगा का बेहतरीन सेट। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।